दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, संसद परिसर में आज आपने जो देखा और उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जो देखा, उसके बाद की परिस्थितियों में संसदीय लोकतंत्र भारत में इस रूप में चलेगा और यही लोकतंत्र का वास्तविक अमृतकाल वाला स्वरूप है। इसे स्वीकार कर लेना क्या नियति को स्वीकार कर लेने जैसा है? आज जो नजारा दिखा वो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय की तरह, एक ब्लैक चैप्टर की तरह याद किया जाएगा। जब सांसद प्रदर्शन कर रहे हो, और प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, उनका अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन की कोशिशें इस रूप में सामने आए कि धक्का मुक्की का आरोप लगे, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जाए, मारपीट का आरोप लगे, सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जाए, 109 बीएनएस के तहत यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन सीसीटीवी फुटेज आपके सामने नहीं आए। सब कुछ कहने के आधार पर तो आखिर ये संसद भवन नया 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बनाया क्यों गया, जहां सीसीटीवी फुटेज को नहीं दिखाना है? सीसीटीवी फुटेज बिना सामने लाए क्या दिल्ली पुलिस ने यूं ही मुकदमा दर्ज कर लिया, या उसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा था कि सीसीटीवी फुटेज दिखा दी जाती कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया या नहीं दिया? उससे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं खतरे में पड़ जाती, उससे पाकिस्तान की सीमाओं पर तनाव पैदा नहीं हो जाता। लेकिन सीसीटीवी फुटेज आपके सामने नहीं आई, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, और एक दिलचस्प नजारा जो दिखा वो ये दिखा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में जो सांसद ले जाए गए, वहां कैमरे को ले जाने की इजाजत दी गई, कैमरे को ले जाने की इजाजत दी गई, साथ साथ फोन पर बात करने की भी इजाजत दी गई। बड़ा दिलचस्प गजब का आईसीयू है वहां। लाल कृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में आईसीयू में थे। क्या आपने वहां का देखा कोई कि मीडिया वाला वहां पहुंचा हो, मीडिया का कैमरा अंदर गया हो और आपको दिखाया गया हो कि आडवाणी जी किस हालत में है? मैंने आज तक किसी आईसीयू से ऐसा नजारा नहीं देखा था जो आज देखा। तो इस तरह का ग्रेट इंडियन डेमोक्रेटिक तमाशा देखने के लिए अब अमृतकाल के बचे हुए 23 सालों के लिए खुद को तैयार रखिए। आखिर 2022 से 2047 तक का साल इस देश में अमृतकाल घोषित किया गया है। तो अमृतकाल का राजनीतिक विष, सामाजिक विष आखिर ग्रहण कौन करेगा? जो अमृतकाल पर झूम रहे हैं, चाहे जिस तरह से झूमे, चुनावी हिंदुत्व के नशे में झूमे, इस देश में राष्ट्रवाद की नई चाशनी में डुबोकर झूमे, या किसी और वजह से झूमे। झूमना चाहिए ही। झूम बराबर झूम आपने सुना होगा, बॉलीवुड में कभी गाना बजता था, लेकिन अब झूम बराबर झूम से आगे की परिस्थितियां जो दिख रही है वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। और खतरे की घंटी से कम कैसे नहीं है? दरअसल पटना में आज इन्वेस्टर मीट शुरू हुई, और मैंने अपने होशो हवास में जितनी इन्वेस्टर मीट देखी है या मीडिया में फुटेज देखी या पढ़ी है, उन सब में मैंने कहीं नहीं देखा कि इन्वेस्टर मीट का आगाज हो और मुख्यमंत्री नदारद हो। आज पटना की इन्वेस्टर मीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपस्थित नहीं थे। पता नहीं कल भी वो उपस्थित होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये अपने आप में अनोखा था कि नीतीश कुमार इन्वेस्टर मीट में नहीं थे। अब गृह मंत्री ने, अमित शाह ने जो बयान दिया हमारे संविधान निर्माता के ऊपर, तो संविधान निर्माता के ऊपर दिए गए बयान के बाद नीतीश कुमार के लिए एनडीए में बने रहना क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? नीतीश कुमार की सियासत का बड़ा हिस्सा 2006-07 के दरमियान जिस प्रकार का कैटेगराइजेशन उन्होंने दलितों के बीच किया, दलित और महादलित के बीच, उस तबके में महादलित वर्ग के वोटर के साथ जुड़ता है। तो क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा सियासी जोखिम अब लेने की स्थिति में है जो बीजेपी के साथ रहे? संबंधों में तनाव की खबरें पहले से आती रही है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन यही स्थिति चंद्रबाबू नायडू की भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब से एससी वर्ग के आरक्षण के सब कैटेगराइजेशन यानी उपवर्गीकरण की इजाजत दी, तब से आंध्र प्रदेश में माला और मडिगा के बीच में एक अलग तरह से जो स्थितियां बन रही थी, और उस स्थिति में चंद्रबाबू नायडू के लिए जो सुविधाजनक स्थिति थी, अब उस सुविधाजनक स्थिति पर हमारे संविधान निर्माता का जो उनका जो व्यक्तित्व रहा है,
जिस कदर उनका प्रभाव भारत की राजनीति पर पिछले 3-4 दशकों में देखने को मिला है और उसके बाद की परिस्थितियों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनावी हिंदुत्व के दायरे में हर तरह की उपवर्गीय यानी सबआल्टर्न कॉन्शसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उपवर्गीय चेतना, उस चेतना को दबाने की जो कोशिश करती रही है, अब वो चेतना नए सिरे से खड़ी हो गई है। तो नए सिरे से जब ये चेतना खड़ी हो जाए तो उस परिस्थिति में जब सरकार के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह खुद ही एक मोहरा बन जाए तो सरकार मोहरे को बचाए या प्यादे को बचाए। वैसे इस मुद्दे में प्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्यादा इसलिए ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि सह और मात के खेल के लिए अब सह और मात के खेल में ज्यादा खिलाड़ी इसमें बचे नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल में जो खिलाड़ी हैं, जो सियासी खिलाड़ी हैं, वो सरकार के नंबर 2 है, नरेंद्र मोदी की सरकार के नंबर 2 है। और नरेंद्र मोदी की सरकार के नंबर 2 का इस पूरे मामले में उलझ जाना ये अपने आप में इस बात को साबित करता है कि कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने खुद क्यों आए, आज शिवराज सिंह चौहान क्यों आए और किस कदर विरोध प्रदर्शन को लेकर जो राजनीतिक तमाशेबाजी आपको देखने को मिली, उस तमाशेबाजी में हमारे संविधान निर्माता के ऊपर जो बातें कही गई, कहीं वो बातें ही तो मुद्दा नहीं बन गई है। दरअसल मामले को दूसरा रूप देने की जितनी कोशिशें की गई वो मुद्दा आज की घटना के बाद उतना तूल पकड़ गया। अब चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, और जिस तरह की बातें सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है, राहुल गांधी कह कुछ रहे हैं, बयान को तोड़ मरोड़ कर कुछ अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे थे कि खड़गे को धक्का दिया गया और धक्का मुक्की है, चलिए कोई बात नहीं है, इस तरह की बात वो कर रहे थे कि चलिए हो गई तो हो गई। अब उसको दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया और कह रहा है कि हो गई तो हो गई। इस तरह का खेल अब चल रहा है और इस खेल के बीच में और कुछ हो या ना हो, अमित शाह की सियासत दांव पर लग गई है। अमित शाह का सियासी करियर वो तो बना रहेगा, लेकिन सियासत की जिन ऊंचाइयों को वो छूना चाहते थे उस पर विराम लग गया है और हालात उनके लिए इतने बदतर होते जा रहे हैं कि याद रखिए, बिहार में उनके पार्टनर जो है नीतीश कुमार, वो कभी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आने तक नहीं दिए थे। क्या वही स्थितियां अमित शाह के लिए होगी? जब जय मीम और जय भीम का नारा एक साथ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के लिए परेशानियों का सबब बनेगा, तो क्या उन परेशानियों से नीतीश कुमार अभी तक अवगत नहीं है? निश्चित तौर पर अवगत है और इन्वेस्टर मीट में जो दिखा है वो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से जेडीयू ने कन्नी काटी है, मुख्यमंत्री ने खुद कन्नी काटी है, ये इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में मकर संक्रांति आते आते सियासी रूप से बड़ा भूचाल सामने आ सकता है। नीतीश कुमार के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि उन्हें सियासी बहाने की तलाश है। भारतीय जनता पार्टी से वो अलग कैसे हो, इसके लिए सियासी बहाने की तलाश है और इससे बड़ा बहाना उन्हें मिल नहीं सकता जो अमित शाह के बयान के बाद उपजी हुई सियासत है। हर वक्त हर राजनेता कोई ना कोई कारण बताता है गठबंधन को तोड़ने और जोड़ने के लिए। अपवाद स्वरूप 2024 की जनवरी में जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को छोड़ा था, तब वो कोई बहाना नहीं ले पाए थे, लेकिन उसके पहले हर वक्त उनके पास बड़ा सॉलिड बहाना रहता था और अब इतना सॉलिड बहाना सामने आ गया जो सीधे सीधे उनके सियासत को इस रूप में प्रभावित करने की स्थिति में है जिसके बारे में वो रक्षात्मक हो ही नहीं सकते। याद रखिए, 3-4 महीने से नीतीश कुमार चुप है और जब नीतीश कुमार 3-4 महीने से चुप्पी साधे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि सियासी खेल बड़ा है और जब सियासी खेल बहुत बड़ा है तो आप नरेंद्र मोदी की उस सीरीज ऑफ ट्वीट को समझ सकते हैं जो कल सामने आया और जिस प्रकार से कांग्रेस की हमारे संविधान निर्माता के प्रति किस तरह का भाव था कांग्रेस के अंदर, उसको लेकर के कुछ हकीकत कुछ फसाना वाले अंदाज में वो सामने आ रहे थे तो काफी चीजें स्पष्ट हो रही थी। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात का क्रेडिट लेती है कि कांग्रेस ने हमारे संविधान निर्माता को भारत रत्न नहीं दिया, तो क्या भाजपा ने भारत रत्न दिया था? क्या हमारे संविधान निर्माता को भारत रत्न देने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह की जनता दल सरकार ने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न देने का काम
चंद्रशेखर की समाजवादी जनता पार्टी सरकार ने किया था। इसमें बीजेपी कहां से बीच में आ गई? न 3 में न 13 में, लेकिन क्रेडिट बीजेपी को लेना है। अब क्रेडिट बीजेपी को लेना है तो क्या इसके लिए आपके सामने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वो तथ्य परोसा जाएगा जिस तथ्य को देखते हुए इस देश में आधी से ज्यादा उत्तर भारतीय समाज को कहीं ना कहीं ट्रोल आर्मी में तब्दील किए जाने की प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है। लेकिन अब हिंदुस्तान ट्रोलिंग की मानसिकता से ऊपर उठ रहा है। अब भारत का मिजाज एक नए तरीके की मध्य वर्गीय चेतना के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी सबसे पहली परिणति अरविंद केजरीवाल की उस चिट्ठी के रूप में दिखी है, जिस चिट्ठी ने दिल्ली की सियासत को साधने में सबसे पहले वो चैंपियन की तरह सीधे सीधे नीतीश और नायडू को झकझोरते हुए नजर आए हैं। लेकिन नीतीश और नायडू को झकझोरने की कवायद के बीच क्या इंडिया गठबंधन अपने आप ही एकजुट हो गया है? अभी परसों तक इस बात की चर्चा होती थी, जी हां, 2 दिन पहले तक इस बात की चर्चा होती थी कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, बिखर गया, बिखर गया। इंडिया गठबंधन से ममता अलग हो गई, तो इंडिया गठबंधन से केजरीवाल अलग हो गए, तो इंडिया गठबंधन से अमुक पार्टी अलग होने के रास्ते पर है। ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन इस बात का क्रेडिट एकता के लिए जाने जाने वाले अमित शाह साहब को देना पड़ेगा कि उन्होंने एकता तो करा दी इंडिया गठबंधन में। एक ऐसा मुद्दा जिसने सबको फेविकॉल के जोड़ की तरह जोड़ दिया और उस जोड़ के साथ जुड़ने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ आने की भूमिका भी तैयार कर दी। अब आज की तारीख में देखा जाए तो संसद के बाहर का जो बवाल आपने देखा और उस बवाल के केंद्र में राहुल गांधी को घसीटे जाने की बात देखी, तो जरा पप्पू यादव के बयान को भी देख लीजिए कि पप्पू यादव तो कह रहे हैं साफ साफ कि राहुल गांधी तो वहां थे ही नहीं। पप्पू यादव एक अलग तरह का बयान दे रहे हैं, और पप्पू यादव जब वहां पर मौजूद थे, सारी बातें कह रहे हैं, तो निशिकांत दुबे के बयान को भला सुनता कौन है? निशिकांत दुबे की संसदीय अहमियत और राजनीतिक अहमियत क्या इतनी है कि विपक्ष से जो भी नेता सत्ता के सबसे बड़े गोदी सेठ के खिलाफ सवाल उठाए, उसे किसी न किसी तरह से घेर लो, चाहे वो राहुल गांधी हो या महुआ मोइत्रा हो। अब चूंकि वो सदन में अकेले पड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष को और खास करके टारगेटेड तरीके से कुछ चेहरों को घेरने की कवायद में जो एक बड़ा चेहरा निशिकांत दुबे के साथ हुआ करता था, वो चेहरा स्मृति ईरानी का था। अब स्मृति ईरानी को जनता ने घर बिठा दिया, अमेठी की जनता ने उनका पैकअप करा दिया और उन्हें घर बैठने पर मजबूर कर दिया। तो उसके बाद की परिस्थिति में क्या निशिकांत दुबे राहुल गांधी से टकराकर प्रताप सारंगी के मुद्दे को लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी को घेरने की कोशिश करते हुए क्या इंडिया गठबंधन को वो घेर पाएंगे? आज की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यह सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती। सबसे बड़ी हकीकत यह है कि जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर यह सरकार मौन हो जाती है। और उससे भी बड़ी हकीकत यह है कि इस देश की सियासत की सामाजिक वास्तविकताओं को दरकिनार कर चुनावी हिंदुत्व की फैंटेसी में इस देश को एक ऐसे दलदल में ले जाने की कवायद चारों तरफ से होती हुई दिखती है, जहां एक तरफ किसान सिंघू बॉर्डर से लेकर शंभू बॉर्डर से लेकर खनौरी बॉर्डर तक वहां प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, जहां एक तरफ नौजवान रेलवे से लेकर अग्निवीर तक एक ऐसी व्यवस्था में उलझे हुए नजर आते हैं जहां रोजगार के साधन बेहद कम नजर आते हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 2.5 साल वाला अग्निवीर वहां के मंत्रियों के लिए भी लागू कर दिया है। तो अग्निवीर जैसी इस व्यवस्था का हर जगह लागू होना किसान और नौजवान की परिस्थितियों को जहां अलग बना रहा है, वहीं विधायिका के अंदर भी काम करने की जगह तुष्टीकरण की प्रवृत्ति की बारी बारी से सबको मंत्री बना दो। जब ये अपने तरीके से एक अलग तरह की सियासी धारा में जाती हुई दिख रही थी, तो उस सियासी धारा को जरा इस रूप में समझने की कोशिश करें कि क्या इन सब से नजर हटाने के लिए संसद परिसर में किया गया आज का तमाशा सत्ता पक्ष के लिहाज से बेहद जरूरी था। क्योंकि इस तमाशे के बीच ही एक खबर आई कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सदन को यह जानकारी दी है कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास का जो प्रस्ताव सदन में लाया जा रहा था, उसे खारिज कर दिया गया है। क्यों खारिज किया गया? जब सदन में
लेजिटिमेट रिक्विजिट नंबर मौजूद है, जितनी पर्याप्त संख्या उस प्रस्ताव को लाने के लिए चाहिए वो पर्याप्त संख्या मौजूद है, फिर खारिज क्यों किया गया? क्या सांसदों को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित किया जा सकता है? इन सब के बीच खबर यह भी आई कि अमेरिका में सत्ता के गोदी सेठ के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो सकती है। लेकिन ये पूरे खेल को यदि आप देखते हुए आगे बढ़े तो साफ दिखाई देता है कि सत्ता एक तरफ फंसती हुई दिखाई दे रही है, इस रूप में फंसती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि दिल्ली का नंबर गेम बैलेंस करने वाली दो पार्टियां अब अपनी राजनीति को नए सिरे से तय कर सकती हैं। चाहे पटना हो या आंध्र प्रदेश हो, सियासत का नया रूप संविधान निर्माता की बात के बहाने ही सही, उस चर्चा के, उस विमर्श के केंद्र में आने के बाद ही सही, जब इस रूप में सामने आ जाए कि सत्ता अपना चुनावी हिंदुत्व वाला चोला कहीं ना कहीं तमाशे में तब्दील करती हुई नजर आए, तो जनता भी उस तमाशे के दायरे को तमाशे की तरह ही देखने पर मजबूर हो जाती है। उस तमाशे को सियासी रंग लंबे समय तक चढ़ना नहीं था और सियासी रंग की जो कवायद थी वो कवायद अब इस रूप में नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है जिस रूप में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कभी कल्पना नहीं की थी। महाराष्ट्र और हरियाणा की चुनावी विजय के बाद बीजेपी को यह लगा था कि जो 2024 की 4 जून को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगा था, 400 पार का नारा जो सीधे सीधे बिखर गया था, उस नारे के बिखरने के बाद की परिस्थिति में काफी स्तर पर रिकवरी हो चुकी है, खासकर 2 राज्यों के नतीजे के बाद। लेकिन उस रिकवरी के बीच सत्ता के सबसे बड़े रणनीतिकार वही खुद ले जाकर सत्ता को इस रूप में फंसा देंगे जहां सहयोगी दल भी पुनर्विचार की स्थिति में, विपक्षी दल भी आक्रामक मुद्रा में और जनता भी कहीं ना कहीं चुनावी हिंदुत्व के दायरे से बाहर निकलने की प्रक्रिया में एक साथ क्लब होती हुई दिखाई दे, तो आने वाले वक्त के सियासी मंजर को आप उसका पूर्वानुमान बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखते जाइए होता क्या है। लेकिन अभी ये जो आपने देखा आज संसद परिसर से लेकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक, ये ट्रेलर है। पूरी फिल्म अभी आगे अलग अलग रूप में आपको दिखेगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।